नमस्कार साथियों, गुरुशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, गुरुशाला एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही राजस्थान स्तर पे रीट लेवल 1 लेवल 2 की जो मैं आपके जो मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज है, इसके पहले मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। प्यारे साथियों, मॉडल टेस्ट पेपर जो आप तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने घर बैठे निशुल्क मॉडल टेस्ट पेपरों को मंगा लिया है और जिन्होंने नहीं मंगाया है वो जल्दी ही मंगा लीजिए। ऑफर एक लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान के लाखों लाखों विद्यार्थियों तक निशुल्क पहुंचा सकें। एक लिमिट, एक काउंटिंग नंबर रहेगा। तो जिन लोगों ने मंगा लिया है उसका सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं। प्रत्येक मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के हिसाब से आपको सारी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल गुरुशाला एकेडमी पे आपको मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक घर बैठे निशुल्क मॉडल टेस्ट पेपर नहीं मंगाए हैं, या आप भी चाहते हैं कि आपके छोटे बड़े भाई बहन, किसी के मम्मी पापा, क्योंकि रीट एक बहुत बड़ी भर्ती है, इसमें किसी के मम्मी पापा भी भाग लेंगे, ठीक है, चाची चाचा जो भी अपने दोस्त, ठीक है, जो भी हैं, तो आप उनको बताएं कि जल्दी से लिमिटेड ऑफर में आप इसको घर बैठे निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और यहां पे मैं शुरू करता हूं आपके पहले प्रश्न को जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां अपन बात करते हैं असंगत युग्म को छांटिए। यानी जो डिफरेंट है उसको हमको यहां से सॉर्ट आउट करना है। अब सॉर्ट आउट करना है डिफरेंस में, तो यहां पे देखिए क्या दे रखा है, कूता, इजाता, मुकाता। तो ये आपको क्या दे रखा है कि जो मध्यकालीन राजस्थान है उसमें जो राजस्व व्यवस्थाएं थी, कर व्यवस्थाएं थी, उनसे संबंधित प्रश्न है। तो ये कुछ करों के प्रकार हैं और ये कैसे वसूल किए जाते थे उनके बारे में आपको मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर मिलेगा आपको। तो देखो यहां करों के प्रकार हैं। कूता, कूता क्या कहता था कि खड़ी फसल में अनुमान लगाकर लगान वसूलने की विधि थी। यानी खेतों में फसल खड़ी हुई है और राजस्व जो अधिकारी हुआ करता था वो खेत पे पहुंचता था और खेत को खड़ी फसल को देखकर आकलन कर लेता था कि भाई इसमें फसल इतनी होगी, तो वहीं से फिर उसी के आधार पर टैक्स लिया जाता था, लगान वसूला जाता था। यानी अनुमान लगाकर वसूलने की एक विधि थी जिसे कूता कहते थे। ये बिल्कुल बेटा सही है। ठीक है, अपन को तो गलत छांटना है। इजाता, इसे इजारा भी बोलते थे, याद रखिएगा, इजारा। ये आपके अलवर में जो नीमूचाणा किसान आंदोलन हुआ था ना, उसका एक महत्वपूर्ण कारण था इजारा। इजारा पद्धति में होता क्या था कि इजारा पद्धति में देखो कि लगान वसूलने की ठेका पद्धति थी। मतलब ये थी कि जो भूमि हुआ करती थी उस भूमि पे सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाता था, उसको खेती करने के लिए जमीन दे दी जाती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मुकाता, ठीक है। अब मुकाता के बारे में अपन बात करें कि फसल निकालने के पश्चात लगान के रूप में निश्चित फसल वसूलना। नो बेटा, ये गलत बात है ना, फसल नहीं वसूली जाती थी, क्योंकि मुकाता जो है ना वो एक था तो कर, लेकिन ये नगदी के रूप में लिया जाने वाला कर था, है ना। फसल नहीं लेते थे इसमें, नगदी के रूप में यहाँ पे दिया है फसल का कुछ हिस्सा या नगदी के रूप में लिया जाता था। और गोंती बीज या बीज बराड़, गोंती बीज या बीज बराड़ क्या होता था कि बीज की मात्रा के आधार पर लगान वसूलना। ठीक है भाई, फसल का कितना प्रतिशत उत्पादन हुआ है तो जो बीज है उसके आधार पर ही लगान वसूलना होता है ना। तो इसमें आपको असंगत पूछा है बेटा, तो ये मुकाता वाला जो है ना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ फसल नहीं आएगी, इसमें क्या आएगा, नकदी आएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार, बौद्ध व जैन साहित्य के अनुसार राजस्थान में कौन सा जनपद कार्यरत नहीं था। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये प्रश्न में थोड़ा सा आपको जो बुकलेट में मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा। तो यहां थोड़ा सा इसमें अपन देखते हैं, तो कौन सा कार्यरत नहीं था ये पूछा है बेटा। तो अब बात करते हैं, देखो अवंती, ठीक है, अवंती के बारे में अगर बात करें, साल्व के बारे में बात करें, राजन्य, कुरु, ये जो है ना इनके राजस्थान में हिस्से थे। ठीक है, अंग जिसकी राजधानी थी चंपा, ठीक है, और ये जो था ना ये बिहार वाले क्षेत्र में था, तो ये नहीं था हमारे राजस्थान में। अब ऑप्शन में देख लीजिए
यहाँ केवल 5 जो है ना, ये इसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से अपन इसको ऑप्शन सी कर सकते हैं। और केवल 5 याद रखिएगा इसमें ना, तो केवल 5 जो है उसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। जबकि इनके कुछ कुछ जो हिस्से हैं वो बिल्कुल पूछे जाते थे। तो याद रखिएगा, जैसे कुरु यानी जो अलवर वाला जो क्षेत्र है, जैसे कुरु की राजधानी थी इंद्रपुर, है ना। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रपुर थी। इंद्रपुर यानी कि वर्तमान में अगर हम दिल्ली वाला जो क्षेत्र देखते हैं तो वो यहाँ पे आ जाता है ना। साल्व जो क्षेत्र है ये अलवर वाला, साल भी बेटा अलवर वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी अलवर, है ना। राजन्य ये भरतपुर धौलपुर वाला जो क्षेत्र है ये इसमें आ जाता था। और अवंती के बारे में अगर अपन बात करें तो ये अवंती उज्जैन, है ना, ये मालवा प्रदेश में थी, लेकिन इससे सीमावर्ती राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं ये भी, यानी कि ये राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र जो थी वो इससे टच होती थी, लेकिन अंग से यहाँ पर कोई भी टच नहीं होता था। ये बिहार में था। तो केवल ऑप्शन ये जो है 5 जो आपका आएगा, ये जो बिहार वाला है, ये अंग ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा। चलिए, बॉल्शेविक समझौता याद रखिएगा। कौन सा समझौता पूछा गया है? बॉल्शेविक समझौता किस किस के मध्य में हुआ था? तो यहाँ पे अपन ध्यान देखेंगे बॉल्शेविक समझौता किस किस के मध्य में हुआ है। कि ठाकुर कृष्ण सिंह और बेंगू के किसानों के मध्य? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य? ये बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और मेवाड़ के दीवान टी विजय? बिल्कुल नहीं हुआ इनके बीच में। जोजी लंबरदार और ब्रिटिश हुकूमत के मध्य? ठीक है, ये भी यानी कि आपका गलत। तो ध्यान दीजिए, इसमें राइट आंसर क्या है? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान के मध्य में हुआ था। प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, बेंगू किसान आंदोलन जो 1921 से 1925 तक चला था। कौन से आंदोलन से संबंधित प्रश्न है ये? बेंगू से। कि बेंगू किसान आंदोलन के बारे में ध्यान रखना है। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू पहले भीलवाड़ा में था, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में आता है। 1921 से लेकर 1925 तक ये आंदोलन चला था। रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, विजय सिंह पथिक के निर्देशन में, ध्यान रखना दोनों प्रश्न है कि नेतृत्व पूछे रामनारायण चौधरी, निर्देशन पूछेगा विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो ये हुआ था। और 1922 ईस्वी की बात है बेटा। और 1922 ईस्वी में ये समझौता हुआ, बॉल्शेविक समझौता। इसको नाम दिया गया था, ठीक है, कि ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता किस किस के बीच में हुआ था? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के सचिव थे विजय सिंह पथिक। किस किस के नाम भी अगर आ जाए तो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक, है ना, कि ये विजय सिंह पथिक के बीच में, विजय सिंह पथिक जो इस राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे, और विजय सिंह पथिक और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य में यह समझौता हुआ था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे बॉल्शेविक समझौते का नाम देकर इस समझौते को अमान्य कर दिया। और इस समझौते के बाद इस आंदोलन की जांच के लिए, ठीक है, और इस आंदोलन की जांच के लिए मेरे प्यारे साथियों एक आयोग का गठन किया गया था। और वो आयोग है ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग हो? ट्रेंच आयोग। तो इस ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। और इस ट्रेंच आयोग ने इस आंदोलन के समय में प्यारे साथियों किसानों की सभा पर गोलियां चलाई थी। और गोलियां चलाई तो उसमें 2 किसान शहीद हुए थे प्यारे साथियों, एक रूपा जी और दूसरे बेटा कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी नामक 2 किसान शहीद हुए थे इस बेंगू किसान आंदोलन के समय में। ट्रेंच के विरोध में यहाँ किसानों की सभा थी और ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी। याद रखना, ये समझौता कब हुआ है ये भी याद रखना बेटा, 1922 में हुआ है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। कोटा महाराजा राम सिंह द्वितीय की 1857 की क्रांति में जो भूमिका है, इस भूमिका की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग? तो यहाँ पे बेटा कोटा पूछा है ना। कोटा के महाराज कौन से? उस समय राम सिंह द्वितीय थे। तो साबर्स ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। H.G. रॉबर्ट्स ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बर्टन कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। पैट्रिक लॉरेंस ये राजस्थान का एजीजी था। तो सीधी सी बात है, ये राजस्थान का एजीजी था। मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी तो गर्दन ही काट दी गई थी। तो जांच आयोग कहाँ से होगा, है ना? साबर्स ये मेवाड़ में था। तो यहाँ H.G. रॉबर्ट्स यही ऑप्शन बच रहा है। और H.G. रॉबर्ट्स ने कोटा के महाराज राम सिंह द्वितीय की जांच करने के लिए एक जांच आयोग का गठित किया था। और इस जांच आयोग में राम सिंह को कमजोर साबित किया गया, क्योंकि कोटा में जो क्रांति हुई थी
कोटा सैनिक छावनी नहीं थी। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, उनमें कोटा सैनिक छावनी नहीं है। लेकिन वहां का जो विद्रोह था ना, वो राजस्थान का सबसे बीभत्स विद्रोह था। ठीक है, और राजस्थान का सबसे बीभत्स विद्रोह था कोटा का विद्रोह। यहां लाला जयदयाल मेहराब खां ने यहां पे विद्रोह किया था। मेजर बर्टन की गर्दन काटी गई। ठीक है, डॉक्टर को मारा गया, उसके 2 पुत्र मारे गए बर्टन के। तो यहां पे H.G. रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया और इसमें इस राम सिंह द्वितीय, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अंग्रेजों की सहायता नहीं कर पाया था, इसको कोटा के दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया था। और इस समय प्यारे साथियों करौली के शासक मदन पाल ने किसने? मदन पाल। करौली के शासक मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है, और जब करौली के शासक मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी तो इसके कारण राम सिंह द्वितीय की जांच करी गई। और जांच आयोग किसके नेतृत्व में? H.G. रॉबर्ट्स, राम सिंह द्वितीय, ध्यान दीजिएगा, कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को जो तोपों की सलामी थी वो 15 से घटा के 11 की गई थी। ठीक है, तो राम सिंह द्वितीय की जो तोपों की सलामी थी ना इस क्रांति के समय, तो तोपों की जो सलामी थी वो 15 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 11 कर दी गई थी। और करौली के शासक मदन पाल को कितने तोपों की सलामी दी गई थी बेटा? 17 तोपों की सलामी दी गई थी। तो याद रखिएगा एक तो इसमें, तो एक तो सीधा सीधा सा प्रश्न आपका ये हो जाता है। चलो अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका जो प्रश्न है वो क्या कहता है कि राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन था? तरुण राजस्थान, राजपूताना गजेटियर, राजस्थान समाचार, सज्जन कीर्ति सुधाकर। बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन दिया जाएगा, सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका प्रकाशन, ठीक है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1879 में हुआ, उदयपुर से किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, उदयपुर से किया गया। और हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा का था? हिंदी भाषा का था। और प्यारे साथियों महाराणा सज्जन सिंह, किसके? सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में यह प्रकाशित किया गया था। ये मेवाड़ का सरकारी गजट भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि इसे मेवाड़ का सरकारी राजपत्र या मेवाड़ का गजट, मेवाड़ और मेवाड़ का सरकारी राजपत्र, गजट भी बोल सकता हूं इसको ना, गजट था। तो मेवाड़ का सरकारी राजपत्र था, मेवाड़ का सरकारी गजट भी यानी कि इसे अपन बोलते हैं। तो याद रखिएगा पहली बात तो इसमें सीधा सीधा सा प्रश्न आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात समझते हैं। आगे की बात आती है इसमें कि राजस्थान, अगला प्रश्न क्या कहते हैं देखो, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? सिंपल सा प्रश्न है, मारवाड़ का पूछा है तो मारवाड़ के शासक ही ढूंढने इसमें। तो मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह, उम्मेद सिंह, जसवंत सिंह, तीनों ही मारवाड़ के दे रखे हैं। एकीकरण के समय, अब देखो ध्यान रखिएगा कुछ भी करना ही नहीं है इसमें, सीधा सीधा सा तो आपको यही पूछ लेना है, यही समझ लेना है कि एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था। अब जब हमको यही पता है कि भाई एकीकरण के समय जोधपुर का शासक कौन था, तो फिर इस आंसर का सीधा सीधा सा निकल जाएगा, कौन था बेटा? हनुमंत सिंह था। ठीक है, कि ये जो हनुमंत सिंह था, ये हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रखता था। मोहम्मद अली जिन्ना जिसे पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है, वो मारवाड़ रियासत को इंडिया से पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। बॉर्डर पे है, बॉर्डर लगा हुआ है। और हनुमंत सिंह तो जाना चाहते ही थे। हनुमंत सिंह मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को भी लेके जाना चाहते थे, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह ने मना कर दिया। ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर मेरे पूर्वज ही अगर मुगलों के सामने झुक जाते तो मेरे लिए इतनी बड़ी रियासत छोड़ के जाते कि मेरी कई पीढ़ियों तक मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मेरे पूर्वज ही नहीं झुके तो फिर मुझे तो झुकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो नहीं मिले उसमें। हालांकि भूपाल सिंह गुजरात में मिलना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उनको भी राजस्थान में मिलाया गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हनुमंत सिंह, याद रखिएगा, बाद में हनुमंत सिंह को भी समझा बुझा के राजस्थान में मिला दिया। चलिए आगे, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। अब मत्स्य संघ पूछा गया है बेटा, है ना। तो मत्स्य संघ को कौन सी समिति के आधार पर यहां राजस्थान में मिलाया गया था? तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में मिलाया गया, कौन सी समिति के आधार पर मिलाया गया है? तो मत्स्य संघ को यहां पर ध्यान रखना है कि मोहन सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, पी सत्यनारायण राव और
शंकरदेव, तो बिल्कुल ध्यान रखना डॉक्टर शंकरदेव। शंकरदेव समिति जो थी उसके आधार पर मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ तो क्या बेटा, मत्स्य संघ की 2 रियासतें जो थी ना, भरतपुर और धौलपुर, ठीक है। ये जो भरतपुर और धौलपुर जो थी ना, ये भरतपुर धौलपुर राजस्थान की बजाय राजस्थान में ना मिलकर, ये राजस्थान में ना मिलकर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, ठीक है, मिलना चाहती थी। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर ये राजस्थान में मिलना, राजस्थान की बजाय उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन शंकर देवराय समिति के आधार पर यहाँ इसको किस में मिलाया गया था, राजस्थान में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो एकीकरण से संबंधित को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मत्स्य संघ बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला चरण था। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, ये राजस्थान संघ, यानी कि इसे पूर्व राजस्थान में, ठीक है, यहाँ से मिला लिया गया था। राजस्थान संघ, उदयपुर, यानी कि इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया, संयुक्त राजस्थान, बिल्कुल तीसरा चरण, ये भी सही है। संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ को मिला के बृहद राजस्थान, बिल्कुल गलत बात है ना। संयुक्त राजस्थान और किसको मिला के बृहद राजस्थान का, तो ट्रिपल JB, ठीक है। ये 4 रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन चारों रियासतों को मिलाया गया था इस संयुक्त राजस्थान में, और चौथा चरण यानी कि बृहद राजस्थान हुआ था 30 मार्च 1949 को, ठीक है। तो 30 मार्च 1949 को ये चौथा चरण हुआ था। तो यहाँ पे क्या पूछा है, असत्य पूछा है, सुमेलित नहीं है, ये पूछा है तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। या मत्स्य संघ को 5वें चरण में मिलाया गया था, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में मिला के जब यहाँ पे 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान बनाया गया था, याद रखिएगा ना। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि हम्मीर की सेना सुदृढ़ थी। अरे सुदृढ़ थी तो फिर काहे कोई आक्रमण करता। सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी, ठीक है, बिल्कुल ये बात तो सत्य है ही है कि सुल्तान के विद्रोही थे मोहम्मद शाह, केहबरू, बारक, इनको हम्मीरदेव चौहान ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी, तो सही है। हम्मीर ने युद्ध नीति की पहल की थी, नहीं, बिल्कुल ये भी गलत है। जलालुद्दीन ने आदेश दिया, बिल्कुल बेटा दूसरा आंसर जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों को विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे अकबर देख लीजिए, आपने देख लिया अकबर। अब इसमें देखना है कि इनमें से अकबर के समकालीन कौन है। तो सिंपल सी बात है, मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक गद्दी पे बैठा, तो ये तो अकबर के है ही नहीं, क्योंकि अकबर का तो शासनकाल ही 1605 तक रहा है, 1556 से 1605 तक रहेगा। राजा मानसिंह, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। राजा मानसिंह ये 1562 में ही अकबर की सेवा में चला गया था, 1589 में राज्याभिषेक हुआ, और ये 1614 तक रहेगा, है ना, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो राजा मानसिंह यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। राम सिंह इसके समकालीन नहीं है, माधो सिंह इसके समकालीन नहीं है, तो राजा मानसिंह है ना, मानसिंह प्रथम भी बोलते हैं। ये राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे। तो वैदिक आर्यों की संतान बताया गया है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप कौन कौन से। DR भंडारकर विदेशी ब्राह्मणों की संतान, खज्र जाति से बताया है, तो ये तो अलग हो गया। कर्नल टॉड ने राजपूतों को शक व सीथिनों की संतान, विलियम कुक ने कुषाणों की संतान, तो एक ही बचा बेटा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इसने राजपूतों को वैदिक ब्राह्मणों की संतान का है, तो वो तो ऑप्शन से निकल जाएगा, है ना। 1562 में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संधियों का एक क्रम प्रारंभ होता है। इन संधियों के परिणाम स्वरूप राजपूत शासकों की हैसियत पर एक सामान्य प्रभाव क्या पड़ा था, ठीक है। तो इन राजपूतों की हैसियत पे क्या प्रभाव पड़ा था, तो मुगल राजपूत संबंध शासक व सामंत का रहा था। राजपूत शासक मुगल मनसबदार बन गए थे। सैनिक सहयोग के लिए राजपूतों की उपयुक्तता पहले की तुलना बढ़ गई थी। मुगल राजपूत संबंध बराबरी पर आधारित था। तो ये पूछ रहा है कि भाई 1562 में जब संधियां हो गई थी, तो संधियों के परिणाम स्वरूप राजपूत शासकों की हैसियत पर एक सामान्य प्रभाव पड़ा था कि भाई मुगल राजपूत संबंध जो थे वो शासक सामंतों का रहा, लेकिन राजपूत शासक मुगलों के मनसबदार बन गए थे, है ना। हम देखते हैं कि अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसबदार बनाया, ठीक है,
भगवान दास को 5,000 का मनसबदार बनाया। तो इस तरीके से मनसबदारी प्रथा जो थी वो मुगलों के समय में राजपूतों की आ गई थी। गज गुण रूपक, अमर सिंह जीरा दूहा, विवेक बाता आदि किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना बेटा? केशवदेव गार्डन की रचना है। और केशवदेव गार्डन मारवाड़ के शासक, ध्यान रखना कि मारवाड़ के शासक थे गज सिंह, महाराजा गज सिंह, और ये गज सिंह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा ना। तो ये किसके दरबारी कवि थे? गज सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्न में से लौहयुगीन सभ्यताएं, तो अब सभ्यताएं दे रखी है, तो इनमें से क्या पूछा है? लौहयुगीन। तो नहो, भरतपुर, जोधपुरिया जयपुर में है, और सोनारी, झुंझुनू ये सभी लौहयुगीन है। बेणेश्वर, डूंगरपुर, कालीबंगा, कालीबंगा तो कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पा काल की है तो ये तो नहीं होगी। तरखन, बलाडेला, बूढ़ा पुष्कर, कुराड़ा ये भी नहीं है बेटा। भीनमाल, जालौर, पलाना, जालौर, मला ये भी नहीं है। तो कौन सी है? नहो, जोधपुरिया जयपुर और सोनारी झुंझुनू। सोनारी में लोहे का बेला मिला है, ध्यान रखना। धोकनी वाली लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। तो लोहयुगीन पूछा है तो कौन से में हो जाएगा आपका? तो ये 14वां, ठीक है। तो आपका पहला जो टेस्ट है इसमें आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो उनके सॉल्यूशन आपको आ चुके हैं, ठीक है। अदर जो सब्जेक्ट्स के हैं वो दूसरे वाले जो सर हैं वो अपनी अपनी विषय के जो क्वेश्चन हैं उनको लेके आपके सामने हाजिर होंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ फिर अगले मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन लेके, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका गुरुशाला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में किस प्रकार के राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए और क्या उनका लेवल रहा, यहाँ पर चर्चा करते हैं। ये देखो 15वां क्वेश्चन आपके पेपर का, राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? सुदूर पश्चिमी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में और उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा की परिवर्तितता की बात कर रहा है। तो आप लोग देखेंगे जहां पर बिल्कुल कम बरसात होती है और कभी कभी ज्यादा हो जाती है, तो ऐसा तो सुदूर पश्चिमी क्षेत्र ही है। पश्चिमी क्षेत्र में कभी ज्यादा बरसात तो कभी कम बरसात देखने को मिलती है, जबकि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आड़ोती के पठार में खूब सारी बरसात होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। बिल्कुल करेंगे, आज तक विचार ही किया। अरावली पर्वत श्रेणियां विश्व की प्राचीनतम है, जी सही बात है। अरावली प्रदेश खनिजों में संपन्न है, ये भी सही बात है। अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य नहीं करती है, ये करती है भैया, ये गलत हो जाएगा। तो ए और दो सही है, इसमें ए और दो सही, पहला ही सही हो जाएगा। जल विभाजक का काम करती है। आप देखेंगे उत्तर की जो नदियां हैं, है ना, लूनी जो बहती है ना, उधर की साइड की जो नदियां हैं, ठीक है ना, रेगिस्तान साइड जो बहती हैं तो अरब सागर में गिरती हैं, और जनरली जो दक्षिण की नदियां हैं दक्षिण पूर्व की साइड बह करके बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती हैं। आंसर इसमें ए बनेगा, राइट। आना सागर झील के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीराज चौहान के दादा अरुणराज ने इसका निर्माण करवाया, यही पहला ही सत्य हो गया। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, जी गलत हो गया। 1877 महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनवाया, जी नहीं। ये तो बेटे ये तो आपकी सिलीसेड झील रहेगी, ये तो अलवर की बात कर रहा है ना, ये जो छोटी मोटी बात ही नहीं कर रहा, अलवर की बात कर रहा है ना। यहाँ कुर्जा पक्षी राजहंस विचरण करने आते हैं, जी नहीं, ये तो सांवर में विचरण करने आते हैं। आंसर इसका बनेगा ए आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से असुमिलित का चयन करना है, असुमिलित बताना है। अच्छा बिल्कुल बताएंगे। गागरोन का किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है, जी बिल्कुल, जलदुर्ग का उदाहरण माना जाता है और इसको हम लोग औदक दुर्ग कहते हैं, बिल्कुल औदक दुर्ग कहते हैं दोस्तों, औदक दुर्ग कहते हैं इसको। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है, जी बिल्कुल, राजस्थान का बेल्लौर है, ये भी राजस्थान का बेल्लौर है दोस्तों, राजस्थान का बेल्लौर कहलाता है ये, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी बात है। चित्तौड़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। मनोहर थाना दुर्ग परवन नदी के किनारे, जी नहीं, शेरगढ़ नदी, शेरगढ़ दुर्ग स्थित है परवन नदी के किनारे, और वो भी कहां पर? 12 जिले में, 12 जिले में स्थित है। आंसर तो इसमें भैया मिल गया अपन को, डी आंसर इसमें गलत है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखो 10 से 20 सेंटीमीटर तो होगी नहीं, 40 से 70 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, 70 से 80 सेंटीमीटर भी नहीं होगी, 80 से 120 सेंटीमीटर इसमें सही माना जाएगा, है ना। आप देखेंगे 80 से 120 सेंटीमीटर, जिसे अति आर्द्र
जलवायु प्रदेश में भी या वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश में भी शामिल किया जाता है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है ना, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल किया जाता है, क्योंकि 5 ही तो भाग है ना, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। आगे देखेंगे, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में से की जाती है। देखो अगर यहां पर अगर अपन बात करेंगे सोयाबीन की, तो जो सोयाबीन है ना दोस्तों, ये सोयाबीन सबसे ज्यादा होता है हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती में सबसे ज्यादा होता है, या चित्तौड़ में सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, याद रखना चित्तौड़ में होता है। और देखो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान अलवर भरतपुर में तो होगा नहीं, उपाद्र दक्षिणी मैदान इसमें भी नहीं होगा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में होगा। सी आंसर राइट हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना, सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत इस प्रश्न में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यहीं पर होती है सोयाबीन की सबसे ज्यादा खेती। आगे अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार के उद्योगों की प्रधानता है। आधारभूत उद्योगों की, कृषि और खनिज आधारित उद्योगों की, ये देखो यही मिल गया भैया, ठीक है ना, बी आंसर मिल गया, क्योंकि कृषि बहुत ज्यादा होती है राजस्थान में, बायो प्रोडक्ट आधारित उद्योगों की और खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योगों की। तो इसमें आंसर आप लोगों को जो मिल जाएगा वो बी आंसर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, क्यों राजस्थान में कृषि भी खूब होती है और खनिज भी खूब सारे निकलते हैं, तो है ना ऐसे उद्योग हैं। निम्न पशु मेला जिलों को कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। बलदेव पशु मेला नागौर में लगता है, मेड़ता में, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल सही बात है। जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला जी ये भरतपुर में लगता है, कल ही लगा है दोस्तों, है ना, दशहरा के मेले पर लगता है दोस्तों, दशहरा के अवसर पर लगता है, तो इसमें सी गलत हो जाएगा। महाशिवरात्रि पशु मेला ये करौली में लगता है, बिल्कुल करौली में लगता है, आंसर इसमें सी राइट बनेगा। देश के लगभग कितने प्रतिशत ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसका तो टू द पॉइंट आंसर अपन बता सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है ना। कितने 84% ऊंट पाए जाते हैं, 40% जो है देश में अगर बात करें तो जोट पाई जाती है ना। अगर बात करें सर्वाधिक भेड़ें हमारे राजस्थान के अंतर्गत स्थित हैं, सर्वाधिक भेड़ें स्थित हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक बकरियां स्थित हैं, सर्वाधिक ऊंट स्थित हैं दोस्तों। ये राजस्थान में ऐसे पशु हैं जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो 84% इसका आंसर रहेगा करेक्ट। संजीवनी योजना का संबंध है, टू द पॉइंट प्रश्न पूछा है कि भाई संजीवनी योजना के बारे में बताना है, संजीवनी योजना के बारे में बताना है। सहकारी समितियों के पुनरुद्धार से, ये पहला ही सही हो गया। सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने से, जी नहीं। अस्पतालों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने से, जी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इसका जो बनेगा करेक्ट वो ई आंसर बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा इसका, ए आंसर बनेगा। और क्या बनेगा ए आंसर में, करेक्ट आंसर सहकारी समितियों के पुनरुत्थान हेतु, सहकारी समितियों के पुनरुत्थान हेतु, ध्यान रखना। अगले प्रश्न में बात करेंगे। अगला प्रश्न है पर्यटन सेवाएं और प्रारंभिक वर्ष दे रखा है, एक तरफ पर्यटन सेवाएं दे रखी हैं, एक तरफ प्रारंभिक वर्ष दे रखा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यहां पर देखेंगे नेक्स्ट पर्यटन सेवाएं, हेरिटेज ऑन व्हील्स, इस प्रारंभ वर्ष किया गया 2006 में। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ये 2009 की बात है। रॉयल ओरिएंटेड एक्सप्रेस है ना, ये 1994 की बात है। विलेज ऑन व्हील्स ये 2004 की बात है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 4, 2, 3, 1, 42, 31 इसका आंसर जो बनेगा करेक्ट वो ए आंसर बनेगा। ए आंसर इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। तो भील जनजाति का जो किया जाता है दोस्तों, गैर है, घूमर है। घूमर तो ये करते नहीं, गरबा नहीं करते, तो गबरी इसमें हो जाएगा दोस्तों, गबरी है ना, गबरी को ही अपन कहते हैं गैर, ठीक है ना, गबरी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही गजब प्रकार का प्रश्न है और गबरी इसका आंसर रहेगा दोस्तों। गबरी किसको कहते हैं, पार्वती को कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसका मुख्य पात्र या तो गबरी है या पुरिया है या खड़गड़िया है, खड़खड़िया है, ठीक है ना, ये इसके पात्र रहेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित में से
कथनों में से असत्य है। इस छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल में हुआ, गलत। अनिरुद्ध सिंह के काल में हुआ था। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा ने करवाया था, सही बात है। इसका निर्माण 1683 से 95 में हुआ था, ये सही बात है। ये छतरी बूंदी के पास देवकोटपुरा गांव में स्थित है, सही बात है। तो पहला इसमें आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, पहला ही इसका आंसर गलत है, पहला ही इसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन थे राजस्थान ज्योग्राफी के और कल्चर के, जो आपके क्वेश्चन और उनका किस प्रकार का लेवल यहाँ पर रहा दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में आपसे। नमस्कार साथियों, मैं नीरज यादव आप सभी को गुरुशाला एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों आप सभी दोस्तों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों के लिए जो टेस्ट सीरीज का साथियों आयोजन हुआ है, उस टेस्ट सीरीज में आज हम सॉल्यूशन इस यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। आप सभी दोस्तों को टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पर प्रश्न हमने बनाए हैं। उन प्रश्नों का सॉल्यूशन आज हम इस यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे साथियों। आर्ट एंड कल्चर साथियों, यानी राजस्थान की कला और संस्कृति के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने सोल्व किए हैं, आज उनकी हम व्याख्या और उनके सॉल्यूशन के साथ हम उन प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी को इसके आंसर की डाल रहा हूं, इसके आंसर की के साथ इस क्लास में मेरा आप सभी दोस्तों को मैं अभिनंदन, स्वागत, राधे राधे सभी दोस्तों को। आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न राजस्थान कला और संस्कृति का। यानी कि ये प्रश्न है साथियों, खाकर खान ने 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में प्रणेता के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। साथियों पहला प्रश्न आपके सामने उचित प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार ये प्रश्न है, स्टार लगा सकते हैं इस प्रश्न को, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साकर खान की बात कर रहा है और साकर खान 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र में प्रणेता थे, किस लोक वाद्य यंत्र के वो श्रेष्ठ यानी कि वादक थे साथियों, जिनके लिए उन्हें यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है प्यारे साथियों। तो क्या हमारे राजस्थान का वो कमायचा वाद्य यंत्र है जिसे साकर खान यानी कि 2012 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित हुआ? सारंगी है, मोरचंग है, खड़ताल है साथियों। तो बहुत अच्छा इसका आंसर रहेगा, कमायचा वाद्य यंत्र है साथियों, जिसमें साकर खान यहाँ से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। और कब किए गए थे? सन भी आपको याद रखनी है, 2012 में ये सम्मानित हुए हैं। इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं कि हबीब तनवर का चरणदास चोर नामक जो नाटक है साथियों, वो नाटक जो है वो मूल रूप से द्वारा किस शास्त्रीय के, राजस्थान जो शास्त्रीय है हमारे, उसके लोक कथा के रूपांतरण है। सीधा इस प्रश्न का मतलब है, देखिए प्रश्न की भाषा जटिल है, लेकिन अगर इसका सीधा मतलब समझना चाहोगे तो क्या है इसका सीधा मतलब? देखिए ये कहना चाह रहा है कि राजस्थानी वह कौन सी लोक गाथा है जिसका रूपांतरण साथियों, रूपांतरण का मतलब होता है जिसको यानी कि उसको दूसरे रूप में उसका प्रेजेंटेशन करना, दूसरे रूप में उसकी व्याख्या करना। तो राजस्थान की वह कौन सी व्यक्ति की जो लोक गाथा है जिसका रूपांतरण हबीब तनवर ने अपने नाटक चरणदास चोर में किया है? सीधा प्रश्न है ये। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा है साथियों। राजस्थानी लोक कथा जो है वो हमारे यहाँ पर साथियों किसकी है? विजयदान देथा जी की है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होने वाला है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें अगले प्रश्न की, देखिए साथियों, भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है साथियों, क्षेत्र नहीं है ये, भीलवाड़ा क्षेत्र है और भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। तो भीलवाड़ा जो क्षेत्र हमारे राजस्थान का एक प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है, जिसमें हमारे सबसे बड़े किसान आंदोलन हुए हैं साथियों, है ना। बिजोलिया का किसान आंदोलन वहाँ पर सबसे बड़ा हुआ है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी भीलवाड़ा में ही हुआ है साथियों। और भीलवाड़ा राजस्थान का वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें अनेकों आंदोलन की वो भूमि कहलाती है साथियों। तो भीलवाड़ा क्षेत्र की जो मुख्य बोली है वो कौन सी है, यहां पर अपने को याद रखना है साथियों। भीलवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली कौन सी है? तो देखिए भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वो मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र का भाग है साथियों। किसका है? मेवाड़ क्षेत्र का भाग है और मेवाड़ी बोली ही वहां पर बोली जाती है। तो ये विशेष प्रश्न था और विशेष आंसर इसका मेवाड़ी बोली। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोध कानून के प्रणेता कौन थे साथियों? सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे जो राजस्थान है, या मैं कह सकता हूं पूरे भारत में, राजस्थान इसमें नहीं है, पूरे भारत में साथियों जो बाल विवाह है साथियों, बाल विवाह, ये बाल विवाह जैसी बहुत बड़ी एक मैं कह सकता हूं कि ये हमारे समाज में रिवाज था, बहुत ही गंदा रिवाज था साथियों। और दुख की बात यह है कि ये रिवाज आज भी प्रचलन में है, आज भी लोग बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं, आज भी लोग बाल विवाह करते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी लोगों को बाल विवाह करते हैं। आज आपने कोई गांव समाज ढानी में देखोगे तो बाल विवाह लोग करते हैं।
और ये 1930 में चरम पर था साथियों ये विवाह। तो बाल विवाह निरोध कानून के प्रणेता कौन थे उस समय रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। और बाल विवाह जो है हमारा साथियों, इसके जो निरोध के, इसके जो विरोध में प्रणेता रहे हैं वो हमारे हीरालाल शास्त्री जी ने 1930 ईस्वी में ये बहुत ही सराहनीय काम किया हमारे राजस्थान के लिए, हमारे लिए। तो ये हीरालाल शास्त्री जी इनका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें पूर्वी राजस्थान में विवाह के पश्चात, यानी कि पूर्वी राजस्थान को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, तो अपने को जरूर पूर्वी राजस्थान के संदर्भ में सोचना है। तो पूर्वी राजस्थान में विवाह के पश्चात बेटी के ससुराल जाकर, यानी कि जब भी कोई उनकी बेटी या बहन जो भी है साथियों, तो बेटी के जब भी कोई, यानी कि अपने पीहर जो पक्ष का होता है वो अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा तो बेटी के ससुराल जाकर परिजनों द्वारा कुछ उपहार देने के पश्चात ही भोजन करने का जो रिवाज था साथियों वो था। तो इस रिवाज को क्या कहा जाता है, जनरली इस प्रश्न के बारे में यही पूछा है कि जो पूर्वी राजस्थान में एक बहुत रिवाज चलता था कि जब बेटी के आप घर जाओगे तो पहले उनके परिजनों को कुछ उपहार भेंट करोगे, कुछ राशि भेंट करोगे, और उसी के बाद आप भोजन वाले कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो ये रिवाज कौन सा था साथियों, इस रिवाज का नाम है आटा खोलना। आटा खोलना ये रिवाज था और काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इंपॉर्टेंट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित विकल्प पर चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प पर आपको चयन करना है, यानी कि यहां पर गलत विकल्प कौन सा है ये चयन करना है। नववधु के साथ आने वाली लड़कियां या स्त्रियां औंदोली कहा जाता था। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन जनोट्टन कहा जाता था। विवाह स्थल पर दिया जाने वाला भोजन बडार कहा जाता था, या मांगलिक अवसर पर काम आने वाला अन्न के दाने खरनाल कहा जाता था साथियों। तो इसमें बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा ये, मांगलिक अवसर पर काम आने वाले जो अन्न के दाने हैं उन्हें खनाल नहीं कहा जाता था साथियों। यहां पर यह आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, बात करते हैं कहां पर है प्रसिद्ध इनका स्थान, अजमेर में है साथियों ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का। और अजमेर के ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, अजमेर में उनका उर्स आयोजित होता है। उर्स का मतलब होता है प्यारे साथियों मेला। क्या होता है, मेला। तो जो उर्स आयोजित होता है, जो मेला आयोजित होता है वो कब होता है ये आपको तिथि बतानी है, तिथि इस प्रश्न में पूछी है। तो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती का जो उर्स मेला लगता है वो कब लगता है, तो आप सब भली बातें जानते हो कि इस ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती काफी बड़ा तीर्थ स्थल रहा है अजमेर का। तो इनका रजब माह की जो 1 से 6 तारीख होती है उसी के बीच यहां पर ख्वाजा साहब का उर्स लगता है, मेला लगता है साथियों। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, सुमेलित करना है हमें, क्या करना है साथियों, सुमेलित कीजिए। यहां पर प्रश्न है क्या, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित क्या करना है, एक तरफ हमें कुछ त्योहार दिए गए हैं, एक तरफ उन त्योहारों के महीने दिए गए हैं। हमें सुमेलित करना है कि कौन सा त्योहार कौन से महीने में आता है। और जनरली हमें ये सारी पूर्णिमा दी गई हैं साथियों। तो हमें एक पता होना चाहिए कि जो हमारे हिंदी माह होते हैं, हिंदी माह के 2 पक्ष होते हैं साथियों। एक पक्ष का नाम होता है कृष्ण पक्ष और एक पक्ष का नाम होता है शुक्ल पक्ष साथियों। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही 15-15 दिन के होते हैं। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन साथियों अमावस्या कहलाती है, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाती है साथियों, पूर्णिमा कहलाती है। इस बात को अवगत आपको होना चाहिए। तो जैसे कि नारियल पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा और सत्यनारायण पूर्णिमा, 4 हमें पूर्णिमा दे रखी है, 4 ही महीने दे रखे हैं। अगर आपको इसमें से 2 का भी आंसर पता है तो बड़ी आसानी से ऐसे सुमेलित किए हुए प्रश्नों को आप फाइट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है नारियल पूर्णिमा जो है साथियों श्रावण माह में आती है। तो यानी कि ए का आंसर हो जाएगा 3। ए का 3 देखिएगा, इसमें भी नहीं है ए का 3, इसमें भी नहीं है। 2 प्रश्न आप बड़ी आसानी से एक ही जानकारी में आप बड़े आसानी से 2 ऑप्शनों को आप कट कर सकते हो। लेकिन दूसरा आपको पता है, चलो रास पूर्णिमा आपको नहीं पता, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा आपको पता होना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा कब आती है साथियों, तो आपको ये भली बात ही पता है कि जो बुद्ध पूर्णिमा है प्यारे साथियों वो वैशाख माह में आती है। तो यानी कि सी का 4 होना चाहिए। तो देखो इसमें सी का 4 नहीं है ना, इसमें सी का 4 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पूरा मिलान करें तो हम देख लेंगे रास पूर्णिमा आश्विन माह में आती है और सत्यनारायण पूर्णिमा साथियों कार्तिक माह में आ जाएगी। तो बहुत आसान होता है सुमेलित किए हुए प्रश्नों को सोल्व करना। इसमें आप आदि जानकारी के साथ भी इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से फाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित विकल्प बताना हमें। हवा महल में देखो साथियों 5 मंजिल है ना, 4 मंजिल यहाँ पर दे रखी हैं साथियों कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, और इनको क्या क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो हवा महल की पहली मंजिल को साथियों प्रताप मंदिर कहा जाता है। हवा महल की दूसरी मंजिल को शरद, विचित्र व प्रकाश मंदिर कहा जाता है। क्रम से आपसे ये प्रश्न पूछा गया है साथियों, तो क्रम से ही आपको यहां पर आंसर दे देना है। और बिल्कुल इसमें जो गलत आंसर होगा वो हवा महल की दूसरी मंजिल को शरद मंजिल नहीं कहा जाता है, असुमेलित ही हमें छांटना था। बाकी ये 3 प्रश्न बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों
को विश्व धरोहर में दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव भेजा, वो निश्चित किया गया है, तो उनकी संख्या बतानी है। यानी कि हमारे राजस्थान में पूछा है कि पहाड़ियों पर साथियों, पहाड़ियों पर, और पहाड़ियों पर बने हुए दुर्गों को हम गिरि श्रेणी के दुर्ग कहते हैं। कैसी श्रेणी के? गिरि श्रेणी के दुर्ग कहते हैं। गिरि श्रेणी में आते हैं जितने भी किले या दुर्ग पहाड़ियों पर बने होते हैं, उन्हें गिरि श्रेणी कहते हैं। तो पूछा है कि जो यूनेस्को है, जो विश्व धरोहर सूची में काम करता है, तो उनको निश्चित किया गया है। तो ऐसी संख्या कितनी है? राजस्थान में केवल 7 किले ऐसे हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में साथियों यहां पर शामिल करने का प्रस्ताव आ चुका है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से बागोर की हवेली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बागोर की हवेली आप अच्छे से जानते हो साथियों। सबसे पहला कथन ही यहां पर गलत हो जाएगा। बागोर की हवेली जयसमंद झील के किनारे नहीं है साथियों। जब किसी ने कहा यह हवेली जयसमंद झील के किनारे है और गणगौर घाट पर बनी हुई है, नहीं साथियों, यह पिछोला झील के किनारे बनी हुई है। आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहां पर देखो, इसका निर्माण मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वा, बिल्कुल सही है। इनकी पगड़ियों का संग्रहालय बना हुआ है, बिल्कुल, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी यही रखी हुई है। इसमें 138 कमरे बरामदे बने हुए हैं, बहुत ही शानदार, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसके बाद अगर हम आगे की देखें चर्चा, तो निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। अपने को मिलान करना है, तो एक तरफ चित्रकार दे रखे हैं और एक तरफ अन्य नाम दे रखे हैं, है ना साथियों, कि कौन से चित्र ने, कौन सा चित्रकार ने कौन सा चित्र बनाया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा सकते हो इसको, बहुत ही डबल स्टार लगा सकते हो, मैं कह सकता हूं कि डबल स्टार प्रश्न है साथियों। तो सौभाग्यमल गहलोत, जगमोहन माथोड़िया, परमानंद चोयल और गोवर्धन लाल बाबा, ये आपको 4 यहां पर चित्रकारों के नाम है। उधर अन्य स्वान का चित्र, भैंसों का चित्र, नीड़ का चित्र और भीलों का चितेरा। तो ये बहुत ही 4 महत्वपूर्ण यहां पर हमारे चित्र हैं राजस्थान के, जो आपको बताना है। तो इसमें आपको सुमेलित करना है साथियों। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है आपके सामने। चलिए सुमेलित करते हैं। देखिएगा, सौभाग्यमल जो है साथियों, यहां पर सौभाग्यमल जो हमारे हैं, सौभाग्यमल गहलोत, उन्होंने कौन सा चित्र बनाया है? तो सौभाग्यमल गहलोत को हम नीड़ का चितेरा कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और यहां पर जगमोहन मथेड़िया जो है साथियों, इनको हम क्या कहते हैं? स्वान का चितेरा कहते हैं। और हमारे जो परमानंद चोयल जी हैं, परमानंद चोयल जी को हम क्या कहेंगे साथियों? इनको हम क्या कहेंगे? परमानंद चोयल जी को देखिएगा साथियों, हाँ, परमानंद चोयल जी को हम भैंसों का चितेरा कहते हैं और गोवर्धन लाल जी को हम भीलों का चितेरा कहते हैं। तो यानी कि कौन सा सही हो जाएगा? एक बार मिलान कीजिए। यानी कि एक का कौन सा आ जाएगा साथियों? 3। एक का 3 इसमें है, इसमें। अरे ये तो सारे देखो, बड़ा आसान हो गया। एक का 3 सिर्फ 2 में है, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहां से आसान तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। आमेर चित्र शैली के संदर्भ में उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। जो आमेर की जो चित्र शैली है, उसके संबंध में हमें उपयुक्त कथनों पर विचार करना है। यह सूरत खाना का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। यहां चित्र शैली मानसिंह के समय प्रारंभ हुई। ईश्वर सिंह के समय साहिब राम ने आदम कद चित्र बनाना प्रारंभ किया। सत्य कथन का अपने को चयन करना है। शानदार ये प्रश्न, क्या भाई साहब गजब का प्रश्न है ये, है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए बनाया गया है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इसमें देखूं तो साथियों यह सूरत खाना निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने नहीं करवाया और यह चित्र शैली मानसिंह के समय प्रारंभ हुई थी और इसमें साहिब राम ने आदम कद के चित्र भी बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 यहां पर बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएंगे। तो ये साथियों आपके प्रश्न थे आर्ट एंड कल्चर के, है ना। ठीक है साथियों, ये आंसर की थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्यूशन में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।